नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 8। आपने सोहर को इकबाल सिंह के साथ भेज दिया, वागले बोला। कोई बुरा नहीं किया, तुकाराम बोला। इससे इकबाल सिंह को और भी गारंटी हो गई थी कि वो सोहल नहीं था, लेकिन फिर भी तुम फिक्र ना करो, देख लेना, सरदार स्टेशन पर पहुंचते ही यहाँ फ़ोन करेगा। उसका फ़ोन आता ही होगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। वागले ने बढ़कर फ़ोन उठाया। उसने एक क्षण दूसरी ओर से आती आवाज़ सुनी और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई। उसी का है, तुकाराम बोला। वागले ने सहमति में सिर हिलाया और रिसीवर तुकाराम को थमा दिया। तुकाराम ने रिसीवर कान से लगाया। मैं तुम्हारा भांजा आत्माराम बोल रहा हूँ। उसे विमल का विनोदपूर्ण स्वर सुनाई दिया। बोल भांजे, तेरा मामा भी बड़ा व्यग्र था इस घड़ी तेरी आवाज़ सुनने को। मुझे मालूम था, तभी तो फ़ोन किया। मैं सुरक्षित स्टेशन पर पहुंच गया हूं। रास्ते में इकबाल सिंह से और कोई बातें हुई? हाँ, बहुत। कोई शक वाली बात तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन एक अफसोस वाली बात हुई। क्या? वो मेरी बगल में बैठा था और मैं उसका टेंटुआ नहीं दबा सका। शुक्र मना कि उसे ख्याल तक नहीं आया कि आज के तरक्की के ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी से इंसानी सूरत तब्दील की जा सकती है। और आवाज़ भी। हाँ, आवाज़ भी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? आज गनीमत हुई कि इकबाल सिंह अपने इतने लाव लश्कर के साथ मेरी तलाश में वहाँ पहुँचा। तुकाराम, वो रूपचंद जगनानी बहुत गलत आदमी निकला है, मूर्ख। हाँ, उसकी मेहरबानी से ऐसे ही कोई वहाँ माल की फिराक में भी पहुँच सकता है। इकबाल सिंह ही वापस आ सकता है। माल तुम्हारे यहाँ से बरामद हो गया तो फिर तुम्हारे से ये झूठ बोलते नहीं बनेगा कि डकैती से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था। मैं समझ गया तेरा मतलब। मैं माल को अभी कोलीवाड़े में सलाउद्दीन के यहाँ रखवाता हूँ। गुड, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। मेरी गाड़ी का वक्त हो रहा है। तू लौटेगा कब? तुकाराम एक बाप की सी व्यग्रता से बोला। बहुत जल्द। फिर लाइन कट गई। एसीपी देवड़ा ने सब इंस्पेक्टर के साथ आई लड़की को देखा। लड़की बहुत मायूस और गमगीन लग रही थी। बैठो, देवड़ा सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। वो बैठ गई। कौन सी लाश की शिनाख्त हुई? देवड़ा ने सब इंस्पेक्टर से पूछा। जिसको गोली लगी है, सब इंस्पेक्टर बोला। तो देवड़ा लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। तुम्हारा नाम हाना है? हाना गुंजाल्वेस। हाना ने सहमति में सिर हिलाया। और जिस शख्स की तुमने अभी लाश देखी है उसका नाम सतीश आनंद है। हाँ, उसका कोई काम धाम पता वगैरह? हाना ने बताया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ। उसके अंजाम की खबर कैसे हुई? जी, कैसे मालूम हुआ कि वो जोहरी बाजार में पुलिस की गोली खाकर मरा था? किसी अखबार में ये खबर अभी छपी नहीं, रेडियो या टीवी पर भी ऐसी कोई खबर नहीं आई। फिर कैसे जाना तुमने कि जोहरी बाजार में पुलिस की गोली खाकर कोई आदमी मरा था, और जो आदमी मरा था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सतीश आनंद था? उसकी लाश तो तुमने अभी देखी है, लेकिन उसके अंजाम से तो तुम यहाँ आने से पहले ही वाकिफ थे। अंजाम से वाकिफ थे इसलिए यहाँ आई हो। ऐसा क्यों कर हुआ हाना? हाना ने उत्तर ना दिया। यूँ खामोश रहने से तो काम नहीं चलेगा। ये एक गंभीर मामला है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब तो तुम्हें देना होगा। मुझे किसी ने बताया था। वो इतने क्षीण स्वर में बोली कि देवड़ा बड़ी कठिनाई से उसकी आवाज़ सुन सका। इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ कि ये बात तुम्हें किसी के बताए से ही मालूम हुई है। कौन था बताने वाला? वो आनंद का कोई दोस्त था। तुम वाकिफ हो उस दोस्त से? नहीं। नाम क्या बताया था उसने अपना? नाम तो नहीं बताया था उसने। तुमने पूछा भी नहीं था? नहीं। वजह? एक तो खबर ही इतनी हौलनाक थी कि सुनते ही मैं अपना सुध बुध खो बैठी थी। दूसरे वो रुका ही नहीं था। उसने मुझे खबर सुनाई और चला गया। उसका कद काट हुलिया वगैरह कर सकती हो? हाना ने किया। देवड़ा के जहन में फौरन मुबारक अली का अक्स उभरा। कोई और बात जो तुमने नोट की हो उसमें? उसका कोई मैनरिज्म, कोई खास आदत? वो जो कुछ कहता था उसमें जगह जगह पर एक खास फिक्रा बहुत लगाता था, जिसे तकिया कलाम कहते हैं। मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन ऐसी आदत कई लोगों में होती है कि कुछ खास लफ्ज़ दोहराए बिना वो अपनी बात नहीं कह सकते। वो आदमी, वो आनंद का दोस्त, हर बार में ये बहुत कहता था कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन देवड़ा आशापूर्ण स्वर में बोला, ऐसा कहने के बाद साथ में अंग्रेजी का लफ्ज़ कभी नहीं जोड़ पाता था।
हाँ, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहने के बाद वो आगे जो कुछ कहता था हिंदुस्तानी में ही कहता था। देवड़ा प्रसन्न हो गया। यह मुबारक अली का जिक्र था और तब उसके पास अकाट्य सबूत था कि वो डकैती में शामिल था और किसी तरीके से उसे इतनी जल्दी सतीश आनंद की मौत की खबर नहीं हो सकती थी। आपके बॉयफ्रेंड ने, देवड़ा बोला, सतीश आनंद ने कभी अपने मुबारक अली नाम के किसी दोस्त का जिक्र किया था? हाना ने इनकार में सिर हिलाया। ओह, लेकिन हाना बोली, सुना है ये नाम मैंने एक बार। कब, कहाँ, कैसे? कल रात को मैं आनंद के साथ थी, उसके फ्लैट पर। तब एक टेलीफोन कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने अपना नाम मुबारक अली बताया था। कॉल तुमने रिसीव की थी? नहीं, कॉल आनंद ने रिसीव की थी, लेकिन दूसरी तरफ से आती आवाज़ मुझे भी सुनाई दे रही थी। टेलीफोन के साथ ऐसा हो जाता है कई बार। मैंने कॉल करने वाले को अपना नाम मुबारक अली बताते साफ सुना था। और क्या कहा था उसने? और उसने कहा था कर्फ्यू लग गया है, आज ही का प्रोग्राम तय हुआ है, फौरन पहुंच जाओ आंटी के स्क्रैप यार्ड में। आंटी के स्क्रैप यार्ड में? ये आंटी कौन हुई और स्क्रैप यार्ड क्या हुआ? मुझे नहीं पता। उस वक्त मैंने समझा था कि आंटी कोई चकला चलाने वाली मैडम थी, जहां आनंद मुबारक अली नाम के अपने दोस्त के साथ प्रोग्राम करने जा रहा था। लेकिन अब लगता है कि वो प्रोग्राम कुछ और ही था, जोहरी बाजार में डकैती का। हाना चुप रही। कोई और बात जो तुम हमें बताना चाहती हो? हाना ने इनकार में सिर हिलाया। इस आंटी के स्क्रैप यार्ड की बाबत तुम कुछ और याद कर पाती तो? हाना ने फिर इनकार में सिर हिलाया। खैर, कोई बात नहीं, बाकी बहुत कुछ मुबारक अली बताएगा। अब मुझे आनंद की लाश मिल सकती है? अभी नहीं, देवड़ा खेतपूर्ण स्वर में बोला। अभी लाश का पोस्टमार्टम होना बाकी है। ओह, मैं अभी ऐसा इंतज़ाम करवाता हूँ कि पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी हो और उसके फ़ौरन बाद लाश तुम्हारे हवाले कर दी जाए। थैंक यू। हाना ने उठने का उपक्रम किया। अभी बैठो। हाना ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। अभी एक आदमी यहाँ पकड़कर लाया जाएगा। तुमने देखना है कि वही वो आदमी था या नहीं जिसने आकर तुम्हें आनंद की मौत की खबर सुनाई थी। ओके? हाना ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर एसीपी देवड़ा ने मुबारक अली को दोबारा गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर लाए जाने का हुक्म दंदना दिया। ये रूपचंद कोई मुसीबत खड़ी करेगा, तुकाराम चिंतित भाव से बोला। क्या मुसीबत खड़ी करेगा? वागले बोला। जैसे वो इकबाल सिंह को यहाँ ले आया था, वैसे ही वो उन्हें आंटी के घर भी पहुँचा सकता है और माल पिटवा सकता है। अब हमें माल से क्या, हम तो अपना हिस्सा ले आए, लेकिन हिस्सेदारों से तो है। वो लोग डकैती में हमारी शिरकत की बात जाहिर कर सकते हैं। इकबाल सिंह आंटी के यहाँ क्यों पहुँचेगा? माल की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। वो तो यहाँ सोहल के चक्कर में आया था और रूपचंद उसे ये समझकर यहाँ लाया था कि वो सोहल को इकबाल सिंह से मिलवाने का सामान करके सोहल पर कोई एहसान कर रहा था। पता नहीं क्या माजरा था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मौजूदा हालात की आंटी को खबर होनी चाहिए। हमें कम से कम उसे सावधान तो कर देना चाहिए ताकि आगे वो और जनों को सावधान कर सके। वागले ने सहमति में सिर हिलाया। तो आंटी को फ़ोन लगा। वागले ने आंटी का नंबर डायल किया। कई बार डायल किया लेकिन कॉल ना लगी। नंबर खराब मालूम होता है, वो बोला। कोई बड़ी बात नहीं, तुकाराम बोली। बरसातों में फ़ोन अक्सर एकाएक खराब हो जाते हैं। तो ये कि तू आंटी के घर होकर आ। ठीक है। वागले तुरंत वहां से रवाना हो गया। मुबारक अली खुश था। न सिर्फ वो पुलिस के हाथों सस्ता छूटा था, बल्कि नोटों का पैकेट भी उस कूड़े के ढोल में सही सलामत पड़ा मिल गया था। अब वो महसूस कर रहा था कि सोहल कितना काबिल आदमी था, क्यों सारे हिंदुस्तान के ज़राइम पेशा वर्ग में उसका सिक्का जमा हुआ था और कितनी गलती की थी उसने सिलेंडरों की खरीद के मामले में सोहल के साथ धोखाधड़ी करने की। सिलेंडरों की खरीद के लिए उसे दी गई 20,000 रुपये की रकम का लालच आज उसे लंबा नपवाने जा रहा था। मनी मन सोहल की तारीफ करते हुए उसने नोटों का पैकेट खोला। पैकेट के कूड़े में पड़े रहने की वजह से उसके बाहरी हिस्से को 100 की तरह गंदगी चिपकी थी। वो नोटों को पैकेट से अलग करने लगा। उसी वक्त एसीपी देवड़ा का भेजा सब इंस्पेक्टर अपने मातहतों के साथ वहां पहुंचा। कॉल बेल बजाने से पहले आदतन उसने की होल में आंख लगाकर झांका तो उसे मेज पर नोटों का अंबार दिखाई दिया। वो खुश हो गया। उसने कॉल बेल बजाई। इस बार मुबारक अली नोटों समेत गिरफ्तार हुआ। चैप्टर 4। रूपचंद जगनानी दत्तानी की कोठी में ड्राइंग रूम के पिछवाड़े के बेडरूम में एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ था। इकबाल सिंह उसकी बाबत एक बड़ा स्पष्ट निर्देश देकर वहां से जा चुका था। वो इस बात से बहुत खफा था कि जगनानी ने सोहल की बाबत उसे बेवकूफ़ बनाया था और खामखा उसे चैम्बूर तक का चक्कर लगवा दिया था। इकबाल सिंह वहां ये कहकर गया था कि वो कब परेड वाले कंपनी के ऑफिस में जा रहा था, जहां वो 2-2.5 घंटे टिकने वाला था। वापसी में वो फिर वहां चक्कर लगाकर जाने वाला था।
जबकि वो चाहता था कि रूपचंद की इतनी खिदमत हो चुकी हो कि उन्हें दोबारा कोई चरका देने के ख्याल से ही उसकी रूह कांपती हो। मूर्ति रूपचंद को काफ़ी यातनाएं दे चुका था। अंत में जब वो बिजली की प्रेस गर्म करके उसके जिस्म को झुलसा रहा था तो रूपचंद बेहोश हो गया था। इसे होश में लाओ, दत्तानी बेसब्रेपन से बोला। मूर्ति ने रूपचंद के बाल पकड़कर उसका लहूलुहान चेहरा ऊपर उठाया और उस पर ढेर सारा ठंडा पानी फेंक कर मारा। रूपचंद की आंखें फड़फड़ाई। अब क्या मर्जी है रूपचंद, दत्तानी उसके करीब जाकर बोला। वही सोहल है, रूपचंद कराह कर बोला। वही सोहल है, ये रट तू नहीं छोड़ेगा। वही सोहल है, मैं सच्ची आदमी भेजूं तेरे पुटड़े की बीवी और बेटी को यहाँ पकड़ मंगवाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा ना करना। तो फिर सच बता। मैं सच बोल रहा हूँ, वही सोहल है। अच्छा ऐसा कर, शुरू से बता कि कैसे तू डकैतों के फेरे में आ गया था। रूपचंद खामोश रहा। मूर्ति, दत्तानी दहाड़ा। बताता हूँ, रूपचंद हाफता हुआ बोला। बताता हूँ। शाबाश, मुझे एक गिलास पानी। बाद में, जितनी जल्दी तेरी कहानी खत्म होगी उतनी ही जल्दी मूर्ति तुझे पानी पेश करेगा। फिर तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, फौरन। और मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहोगे? आंख भी नहीं उठाएंगे उस तरफ? साईं, अपने सिंधी भाई के साथ ऐसा व्यवहार? फिर लगा बकवास करने? दत्तानी कड़क कर बोला। नहीं नहीं, सुनो। 5 तारीख शनिवार की रात को जब जैकब सर्कल के करीब तुम्हारे आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था तो एकाएक वहां ठीक 5 बजे जामवंतराव कमाठीपुरे में न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा। उस वक्त उसकी सूरत पर फटकार बरस रही थी। उसकी आंखें नशे की वजह से और बेतहासा रोते रहने की वजह से सूजकर लाल हो चुकी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और शेव बड़ी हुई थी। उसने एक सरसरी निगाह चारों तरफ डाली। सड़क लगभग खाली थी। रेस्टोरेंट के सामने सड़क के पार केवल एक बस स्टेशन वैगन खड़ी थी। उसने रेस्टोरेंट में कदम रखा। रेस्टोरेंट में भी कोई खास भीड़ नहीं थी। केवल कुछ ही मेज़ों पर लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। एक मेज़ पर हजारा सिंह मौजूद था। दोनों की निगाहें मिली। हजारा सिंह ने रेस्टोरेंट के कोने में बने टेलीफोन बूथ की तरफ इशारा किया। जामवंतराव का सिर हौले से सहमति में हिला। वेटर उसके करीब आया तो उसने चाय मंगाई। वेटर चला गया तो अपनी जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे हाथ में उछालता हुआ टेलीफोन बूथ की तरफ बढ़ा। उसने बूथ में दाखिल होकर उसका दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर लिया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, यूं ही एक नंबर घुमाया और फिर नीचे को झुककर उसने बूथ के लकड़ी के फर्श पर बिछे रबड़ के मैट का पहले एक कोना फिर दूसरा कोना उठाया। दूसरे कोने के नीचे एक भूरा लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा उठा लिया और उसे तनिक खोलकर भीतर झांका। भीतर भूरे कागज में लिपटी डोप की कई पुड़िया थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आए। उसने लिफाफे में से एक पुड़िया अलग कर ली और लिफाफा अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया। उसी जेब से उसने 100 के नोटों से भरकर विशेष रूप से हजारा सिंह के लिए तैयार किया लिफाफा निकाला और उसे मैट के नीचे वहां रख दिया जहां से कि उसने भूरा लिफाफा उठाया था। फिर उसने रिसीवर को अपने कंधे और एक कान के नीचे दबाकर वहीं टेलीफोन बूथ में ही एक पुड़िया के हेरोइन अपने नथुनों में चढ़ाई। फिर रिसीवर को हुक पर टांग कर बूथ से बाहर निकला। वो वापस अपने टेबल पर आ बैठा जहाँ की वेटर चाय रख गया हुआ था। हजारा सिंह अंगड़ाई लेता पान चबाता उठा और जाकर टेलीफोन बूथ में दाखिल हो गया। कुछ क्षण बाद वो वहाँ से बाहर निकला और वापस अपने टेबल का रुख करने की जगह रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सड़क पर आकर वो बंद स्टेशन वैगन के परले पहलू पर पहुंचा और उसकी बंद पैनल की ओर मुंह करके धीरे से बोला, काली पैंट, नीला कोट, गले में मफलर। माल उसने उठा लिया है। ठीक है। भीतर से इंस्पेक्टर अशोक जगनानी की आवाज आई, अब तू परे हट जा यहाँ से। हटा, लेकिन फूट न जाना। मजा ले मेरी माल को, मैं था ताबेदार। बकवास बंद कर। हजारा सिंह वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद नशे की नई तरंग में अपनी खोली में नोटों का कफन ओढ़े पड़ी अपनी मरी बीवी को भूलने की नाकाम कोशिश करता जामवंतराव जब रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो एकाएक उसे कई हाथों ने दबोच लिया। जामवंतराव को कोई अफसोस न हुआ, कोई हैरानी न हुई। उल्टे उसे लगा कि यूं एक भारी दुश्वारी से निजात पा रहा था। वो चुपचाप पुलिस के साथ हो लिया। मुबारक अली पर निगाह पड़ते ही हाना ने निसंकोच कह दिया कि वही वो शख्स था जो सुबह उसके पास सती सारन की मौत की खबर लाया था। ऊपर से सब इंस्पेक्टर ने उसके फ्लैट पर बरामद लगभग 6 लाख रुपए के नोट एसीपी साहब के सामने पेश किए। उस पर सवालों की बौछार होने लगी। नोट कहाँ से आए पूछा गया। राह चलते पड़े मिले, उसका जवाब था। कूड़े के ढोल में बंडल पड़ा था, उठाकर खोला तो नोट निकले। देख लो बाप, पैकेट में से अभी तक कचरे की बू आयली है। उठाया क्यों पैकेट? यूं ही, नवा पैकेट। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कचरे में पड़ा देखकर दिल कर आया। सुबह सवेरे आनंद की मौत की कैसे खबर लग गई? नहीं लग गई। मेरे को अभी भी नहीं मालूम कि आनंद मर गया है। उसके फ्लैट पर क्यों गया? उससे मिलने।
अब उन आनंद को एक फिल्म में रोल दिलाया था। वो शूटिंग पर नहीं आता था। डायरेक्टर मेरे को बोला, मैं मालूम करने उधर गया था। आनंद को पुराना जानता है? हाँ। लड़की कहती है कि तू उधर जाकर उसे बोला कि आनंद जौहरी बाजार में पुलिस की गोली खाकर मर गया था। वो झूठ बोलती है। उसे क्या फ़ायदा झूठ बोलने में? लड़की धंधे वाली है। आनंद के फ्लैट पर धंधे की खातिर ही मौजूद थी। होएगा कोई फ़ायदा? गैस के सिलेंडर तूने चुराए? झूठ। फिर वहाँ तेरे जूते का निशान किधर से आया? वो मेरे जूते का निशान नहीं। वैसा कोई जूता मेरे पास नहीं है। वो 12 नंबर के जूते का निशान है। होएगा वो तेरे जूते का निशान है। ऐन उसी वक्त अशोक जगनानी और फाल्के ताजे ताजे गिरफ्तार हुए जामवंत राव को लेकर वहाँ पहुँचे। जामवंत राव की सूरत पर निगाह पड़ते ही मुबारक अली का दिल बैठने लगा। उसकी सूरत से तो लगता था कि पूछते ही वो सब कुछ बक देने वाला था, या क्या पता बक भी चुका हो। प्रत्यक्ष मुबारक अली फिर भी दिलेर बना रहा। इसे जानता है? अशोक ने मुबारक अली की ओर संकेत करके जामवंत राव से पूछा। जामवंत राव का सिर सहमति में हिला। कौन है ये? मुबारक अली। ये भी तुम लोगों के साथ डकैती में शामिल था? मुबारक अली ने खा जाने वाली निगाह से जामवंत राव की तरफ देखा। उत्तर देने को तत्पर जामवंत राव सहम कर चुप हो गया। जवाब दो, एसीपी देवड़ा बोला। ये आदमी मुबारक अली डकैती में शामिल था? नहीं। अशोक ने आगे बढ़कर एसीपी के कान में कुछ कहा। एसीपी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर मुबारक अली को ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिए जाने का हुक्म सुना दिया। मुबारक अली के वहां से चले जाने के बाद जामवंत राव पर सवालों की बौछार होने लगी। पहले से ही टूटा हुआ जामवंत राव तब मुकम्मल तौर से टूट गया। आंटी के घर में केजरीवाल नामक खरीदार ने माल को परखने में 3 घंटे लगाए। अंत में उसने सारे जेवरात उस बैग में भर दिए जिसमें सोने के बिस्कुट पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, केजरीवाल बोला, माल खरा है। तुम्हारी मांगी कीमत मुझे मंजूर है, लेकिन रकम बड़ी है, इसलिए उसका इंतजाम कल शाम तक हो पाएगा। कोई वादा नहीं, आंटी बोली। कल शाम को मैं रकम के साथ फिर आऊँगा। फ़ोन करके आना। फ़ोन तो तुम्हारा लगता नहीं, अभी ख़राब है, डेड पड़ा है, लेकिन बीच बीच में अपने आप चल भी पड़ता है। कंप्लेंट लिखवाई हुई है। कल तुम्हारे फ़ोन करने का वक्त आने तक पक्का ठीक हो जाएगा। फिर ठीक है, मैं फ़ोन करके आऊँगा। आओ, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आऊँ। क्या ज़रूरत है, मैं चला जाऊँगा। नीचे सीढ़ियों का दरवाज़ा भी तो बंद करना होगा। विट्ठल राव तो एक बार टीवी के आगे बैठ जाए तो हिलकर नहीं देता। दरवाज़ा खोलने तो कोई नहीं आया था। दरवाजे पर बिजली से ऑपरेट होने वाला ऑटोमेटिक लॉक है। वो खुलता अपने आप है, लेकिन बंद करने जाना पड़ता है। ओह, आंटी उसे नीचे तक विदा करने गई और फिर सीढ़ियों के दोनों दहानों के दरवाजे बंद करके ड्राइंग रूम में लौटी। विट्ठल राव, वो बोली, बैग को स्क्रैप यार्ड में पहले वाली जगह छुपा कर आ। अभी जाता हूँ माँ। विट्ठल राव टीवी स्क्रीन पर से निगाह हटाए बिना बोला, बस 5-7 मिनट की फिल्म रह गई है। बेटा, माल का यहाँ यूं पड़े रहना ठीक नहीं। ओफो, 5 मिनट में क्या हो जाएगा माँ? आंटी खामोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे से अपने बेटे की अवज्ञा के प्रति असहमति और असंतोष के भाव ना गए। 2 मिनट बाद एकाएक कॉल बेल बज उठी। आंटी ने अपने बेटे की तरफ देखा, लेकिन उसे टीवी पर से निगाह तक न हटाते पाकर वो स्वयं उठी। उसने आगे बढ़कर बालकनी की ओर का एक दरवाज़ा खोला और बालकनी से नीचे झांका। सीढ़ियों के दहाने पर उसे रूपचंद जगनानी खड़ा दिखाई दिया। दरवाजे से उसी क्षण एक टैक्सी हटी मालूम होती थी, जिस पर कि जगनानी शायद वहां तक पहुंचा था। पर एक काली एम्बेसडर कार खड़ी थी। उसके अलावा सड़क सुनसान पड़ी थी। जगनानी साहब, आंटी ने आवाज़ लगाई। सीढ़ियों के दरवाजे के सामने अकेले खड़े जगनानी ने सिर उठाया। वो आंटी की तरफ देखकर मुस्कुराया। ठहरिए, आंटी बोली, खोलती हूँ। वो फिर भीतर आ गई। उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने वहाँ ड्राइंग रूम के स्विच बोर्ड पर लगे उस स्विच को ऑन किया, जिससे नीचे सीढ़ियों के दहाने पर लगे दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक खुलता था। कुछ क्षण बाद उसे सीढ़ियों पर पड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। फिर दरवाजे पर दस्तक पड़ी। आंटी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसके मुंह से चीख निकली, विट्ठल राव! दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। उन दोनों के हाथों में रिवॉल्वरें थी। उनके पीछे 2 और सशस्त्र आदमी थे, जिनमें से एक निहायत उम्दा सूट पहने था। उनके पीछे सहमा सा रूपचंद जगनानी दिखाई दे रहा था। विट्ठल राव! आंटी दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती, फिर चिल्लाई। अपने एक प्यादे के साथ आगे खड़े मूर्ति ने आंटी को जोर से धक्का दिया। वो भर-भराकर पीछे ड्राइंग रूम के फर्श पर जाकर गिरी। आतताई भीतर घुस आए। एक ने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। खांडेकर, जिसने अपनी माँ की दूसरी चीख सुनकर टीवी पर से निगाह उठाई थी, सामने का नज़ारा देखकर सन्नाटे में आ गया। वो फौरन उस मेज की तरफ लपका जिसकी दराज में एक रिवॉल्वर पड़ी थी। खबरदार, कोई कहर भरे स्वर में बोला। खांडेकर ठिठका, घूमा। उसने देखा सूट वाला सबसे आगे बढ़ आया था। बाकी सब उसके आजू बाजू खड़े थे।
जगनानी आतंक की प्रतिमूर्ति बना दरवाजे के करीब खड़ा था। उसका शरीर रह रहकर कांप उठता था। आंटी उठकर खड़ी हुई और लपक कर अपने बेटे और आतताइयों के बीच में आ गई। उसने यूं अपनी बाहें पसारी जैसे अकेले ही खाली हाथ अपनी औलाद पर आने वाली हर बला का मुंह मोड़ सकती थी। विट्ठल राव, वो चिल्लाई, भाग जा, भाग जा। लेकिन खांडेकर भागने की जगह फिर मेज की दराज की तरफ झपटा। सूट वाले ने, जो कि दत्तानी था, अपनी रिवॉल्वर को तनिक ऊंचा उठाया और घोड़ा खींचा। नहीं! आंटी बाहें फैलाए फिर अपने बेटे के आगे आ गई। गोली आंटी के कंधे में लगी। वो पछाड़ खाकर फर्श पर गिरी। तब तक रिवॉल्वर खांडेकर के हाथ में आ चुकी थी। रिवॉल्वर हथियाने में उसने बला की फुर्ती दिखाई थी। वो फिरकनी की तरह घूमा और उसने रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। 2 फायर एक साथ हुए, एक खांडेकर की रिवॉल्वर और दूसरा दत्तानी की रिवॉल्वर से। दत्तानी की रिवॉल्वर से निकली गोली खांडेकर के कान की लौ को हवा देती हुई गुजरी, लेकिन खांडेकर की चलाई गोली दत्तानी के माथे में घुस गई। दत्तानी हाथी की तरह चिंगाड़ा। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई और फिर उसकी टांगे उसके भार के नीचे दोहरी होने लगी। उसके जिस्म के जमीन छूने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। खांडेकर दोबारा गोली न चला सका। मूर्ति और उसके दोनों प्यादों ने खांडेकर को गोलियों से भून कर रख दिया। खांडेकर रोंदे मुंह अपनी मां के करीब गिरा। फिर जैसे एकाएक वहां हाहाकार मचा था, वैसा ही एक सन्नाटा छा गया। मूर्ति ने आगे बढ़कर अपने बॉस का मुआयना किया तो पाया कि वो मर चुका था। टीवी पर फिल्म खत्म हो चुकी थी और अब टीवी में से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। आंटी इंच इंच करके अपने बेटे की तरफ सरक रही थी। मूर्ति ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तानी, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। जब टीवी चल रहा था तो वहाँ गोलियाँ चलने की आवाज़ भी टीवी से ही आती मालूम हो रही थी, लेकिन अब गोली चलने की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दे सकती थी। ऊपर से बुढ़िया गंभीर रूप से घायल थी और वैसे ही किसी भी क्षण मर जाने वाली थी। उसने रिवॉल्वर जेब में रख ली और अपने प्यादे से बोला, चलो। वो घूमा तो उसकी निगाह मेज पर पड़े बैग पर पड़ी। बैग का मुंह खुला था, जिसकी वजह से ऊपर तक भरे जेवरात वगैरह उसे साफ दिखाई दिए। वो झपट कर मेज के करीब पहुंचा और उसने बैग के भीतर मौजूद माल का मुआयना किया। हे भगवान, उसके मुंह से निकला, इतना माल। उसने दोनों प्यादों और रूपचंद की तरफ देखा। एक बार की उसका जी चाहा वो तीनों को शूट कर दे। नहीं, फिर उसकी अक्ल ने जवाब दिया। प्यादों को शूट करना आसान था, लेकिन रूपचंद की खबर खुद इकबाल सिंह को थी। उसके मर जाने की उसे सफाई देनी पड़ सकती थी और उसको जिंदा छोड़ने का मतलब था मेज पर पड़ा माल उसने हड़पा था, इस बात का एक गवाह छोड़ना। बड़ी कठिनाई से उसने अपने लालच पर काबू किया। उसकी अक्ल ने उसे यही सुझाया कि उस दुश्वारी की घड़ी में उसे कंपनी के वफादार मुलाजिम की तरह पेश आकर दिखाना चाहिए था। माल कंपनी तक पहुंचाने से उसकी तरक्की भी तो हो सकती थी। दत्तानी मर गया था। इकबाल सिंह उससे खुश होकर उसे दत्तानी की जगह भी दे सकता था। मूर्ति को वो बात पसंद आई। उस घड़ी उसे लगा कि वो दत्तानी बन भी चुका था। अब उसने कंपनी के लिए जिम्मेदार ओहदेदार की तरह व्यवहार करके दिखाना था। बूढ़े को लेकर नीचे जाओ, वो दहाड़ा, और गाड़ी दरवाजे पर लाओ। रूपचंद को अपने सामने धकेलते दोनों प्यादे फौरन नीचे को लपके। मूर्ति ने बैग को बंद किया, फिर बड़ी मेहनत से उसे मेज पर से उठाया। एक बार उसकी निगाह आंटी से मिली। बुढ़िया अभी भी जिंदा थी और अभी भी अपने बेटे के करीब पहुंचने के लिए फर्श पर रेंग रही थी। मूर्ति ने एम्बेसडर को एनसीडीओ के दहाने पर खड़ी पाया। एक प्यादा ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, दूसरा रूपचंद के पीछे बैठा हुआ था। चलो, मूर्ति ने गाड़ी में सवार होते हुए हुक्म दंदनाया। कहाँ? ड्राइवर बोला। कोलाबा। और कहाँ? बॉस के घर। लेकिन बॉस मर गया, लाश ढोने का कोई फायदा नहीं। चल गाड़ी भगा, साले बड़ा बॉस वहाँ पहुँचने वाला होगा। काली एम्बेसडर वहाँ से दौड़ चली। काली एम्बेसडर अभी मोड़ तक भी नहीं पहुंची थी कि एक टैक्सी आंटी के स्क्रैप यार्ड के ऊपर की जाती सीढ़ियों के सामने आकर रुकी और नशे की तरंग में डूबता उतरता झूमता झामता जामवंत राव बाहर निकला। तब तक टैक्सी के पीछे पीछे आती पुलिस की सफ़ेद एम्बेसडर रेडियो कार, जिसमें 3 हवलदारों के साथ इंस्पेक्टर अशोक जगनानी और फाल्के मौजूद थे, पीछे ही रह गई। तीनों हवलदार वर्दी पहने थे, लेकिन दोनों इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में थे। टैक्सी वहाँ से विदा हो गई तो जामवंत राव दरवाजे की तरफ आकर्षित हुआ। उसने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि दरवाज़ा तो खुला हुआ था। बड़ी मेहनत से सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर पहुंचा। वहाँ ड्राइंग रूम का नज़ारा देखकर उसके छक्के छूट गए। वो तुरंत वापस भागा। जामवंत राव को उल्टे पांव दौड़ता हुआ नीचे आया पाकर अशोक जगनानी बौखलाया। उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश दिया। गाड़ी जामवंत राव के करीब आकर रुकी। ऊपर ऊपर, जामवंत राव हाफता हुआ बोला। क्या हुआ ऊपर? अशोक बोला। जाकर देखो। ड्राइवर को छोड़कर सारे पुलिसिया जामवंत राव के साथ आनन फानन ऊपर पहुंचे। वे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो दरवाजे के करीब ही ठिठक कर रह गए। आंटी अपने मृत बेटे का सिर अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी
और बड़े प्यार से उसके बाल संवार रही थी। उसके कंधे से इतना खून बह चुका था कि उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद लग रहा था, लेकिन वो अपनी हालत से कतई बेखबर मालूम होती थी। उनसे थोड़ा ही परे गोविंद बोला, ये कौन है? अशोक बोला, मुझे नहीं मालूम। जामवंत राव दत्तानी की सूरत पर निगाह डालने के बाद बोला, इसे मैं पहचानता हूँ साहब। एक हवलदार बोला, इसका नाम दत्तानी है। पहले ये एक मामूली मवाली हुआ करता था, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे बहुत तरक्की कर गया था और रईसों की तरह रहने लगा था। कहाँ? पता तो मालूम नहीं साहब, इसकी तलाशी लो। हवलदार फौरन मृत दत्तानी की जेबें टटोलने लगा। ये आंटी है? अशोक फिर जामवंत राव से संबोधित हुआ। हाँ, लड़का इसका बेटा है, हांडेकर। इससे पूछो क्या हुआ था। जामवंत राव झिझकता हुआ आंटी के करीब पहुंचा। आंटी, वो बोला, क्या हुआ? क्या हुआ? किसने किया ये सब? आंटी ने अपनी आंसू से धुंधलाई आंखें ऊपर उठाई और दत्तानी की लाश की तरफ इशारा किया। इसने किया, वो कंपित स्वर में बोली। ये कुछ बदमाशों के साथ यहाँ आया था। बुजुर्गवार इनके कब्जे में थे। उन्होंने बुजुर्गवार को दरवाज़ा खुलवाने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं धोखा खा गई। उन्होंने हमें शूट कर दिया और माल भी ले गए। ओह, अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ। किस बात का? अपने प्राण निकलने का। मैं अपने बेटे के साथ ही जाऊंगी, बस थोड़ी देर और। इसे अस्पताल ले जाना होगा, फाल्के बोला। खबरदार, आंटी आंखें निकाल कर बोली। उसके स्वर में ऐसा कहर था कि फाल्के हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। खबरदार, जो किसी ने मुझे मेरे बेटे से अलग करने की जरूरत की। साहब, तभी दत्तानी की तलाशी लेता हवलदार बोला, इसकी जेब से इसका ड्राइविंग लाइसेंस निकला है। इस पर इसका कोलाबा का पता दर्ज है। अशोक आंटी के करीब पहुंचा। उन लोगों को यहाँ से गए कितनी देर हुई? उसने पूछा। आंटी ने उत्तर ना दिया। उसने उसकी तरफ झांका तक नहीं। जवाब दे माई, अशोक सख्ती से बोला। जिन लोगों ने तेरे बेटे का खून किया, क्या तू नहीं चाहती कि वो पकड़े जाए और अपनी करतूतों की सजा पाए? तुझे मेरे बेटे से क्या हमदर्दी है? आंटी सांप की तरफ फुफकारी। तू तो पुलिस वाला है, तेरा हमारे से क्या वास्ता? अशोक हड़बड़ाकर चुप हो गया। फाल्के जमीन पर गिरी पड़ी एक रिवॉल्वर को टटोल रहा था। ये अभी भी गर्म है, वो बोला। लगता है यहाँ जो कुछ हुआ है हमारे यहाँ पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही हुआ है। आई सी, अशोक बोला। हमने मोड़ पर गायब होती एक काली एम्बेसडर देखी थी। जरूर वे लोग उसी गाड़ी में थे। किसी ने उसका नंबर देखा था? किसी ने जवाब न दिया। नेवर माइंड, अशोक बोला। एक हवलदार यहाँ ठहर जाए और एम्बुलेंस को खबर करे। एम्बुलेंस आने तक वो यहीं रहे। वही पुलिस हेडक्वार्टर भी फ़ोन करे और एसीपी देवड़ा साहब को हालात की खबर करे, ताकि हर काली एम्बेसडर को चेक किए जाने का हुक्म जारी किया जा सके। देवड़ा साहब को दत्तानी का कोलाबा का पता बता दिया जाए और कह दिया जाए कि हम वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एक हवलदार को उन तमाम आदेशों की तामील करने के लिए पीछे छोड़कर वे फौरन वहाँ से नीचे भागे। वागले ने अपनी कार स्क्रैप यार्ड के सामने लाकर रोकी और कार से बाहर निकला। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई थी कि सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला था। उसने आसपास निगाह दौड़ाई, कहीं कोई नहीं था। चारों तरफ मरघट का सा सन्नाटा छाया हुआ था। तनिक झिझकता हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वागले मारकाट और खून खराबे के खेल का पुराना खिलाड़ी था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ थी। उसे हवा भरी लग रही थी। उसे माहौल में मौत बसी महसूस हो रही थी। उसने सीढ़ियों के ऊपरले सिरे वाला दरवाज़ा भी खुला पाया। उसने भीतर झांका तो पाया कि घर के मालकिन माँ बेटा ड्राइंग रूम के फर्श पर मरे पड़े थे। दोनों गोलियों के शिकार हुए थे और उनसे थोड़ा परे एक वर्दीधारी हवलदार खड़ा टेलीफोन पर कोई नंबर डायल कर रहा था। हवलदार की वागले पर निगाह पड़ी। कौन हो? वो टपट कर बोला। पड़ोसी, वागले बोला। बाजू वाले मकान में रहता हूँ। क्या है? फ़ोन करने का है। कहीं और से जाकर करो। दिखाई नहीं दे रहा? इधर कितना खून खराबा हो गया है। कैसे हो गया हवलदार साहब? डाकू घुसा है। चलो जाओ इधर से, कहीं और जाकर फ़ोन करो। अच्छा। वागले वापस लौटा। वो सीढ़ियों पर धम धम पाँव मारता कुछ सीढ़ियाँ उतरा और फिर दबे पाँव वापस लौटा। दरवाजे की ओट में पहुंचकर वो ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। साहब, हवलदार टेलीफोन में कह रहा था, इधर बहुत बड़ा केस हो गया है। गोविंद दत्तानी नाम के मवाली ने इधर 2 आदमी मार दिया है और खुद भी मर गया है। उसके साथ ही एक काली एम्बेसडर पर इधर से भागे हैं। इंस्पेक्टर जगनानी साहब मेरे को बोला है कि हर काली एम्बेसडर को रोककर चेक किए जाने का हुक्म दिया जाए। इंस्पेक्टर जगनानी और इंस्पेक्टर फाल्के कोलाबा की तरफ गए हैं और बोले हैं कि उधर और फोर्स भेजा जाए। कोलाबा का पता लिख लीजिए। वागले वो पता वहां सुनने को ना रुका। गोविंद दत्तानी का कोलाबा का पता उसे मालूम था। काली एम्बेसडर दत्तानी के कोठी के कंपाउंड में खड़ी थी। वही है, फाल्के बोला। अशोक जगनानी ने सहमति में सिर हिलाया।
ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है। अशोक ने फिर सहमति में सिर हिलाया और फिर ड्राइवर से बोला, रोको नहीं, गाड़ी आगे निकाल ले चलो। पुलिस की गाड़ी दत्तानी की कोठी पार कर गई। कोई एक फरलांग आगे अशोक ने कार रुकवाई। मैं जाकर ड्राइवर को काबू में करता हूँ। अशोक बोला, तुम लोग जरा बाद में आना। तुम अकेले क्यों? फाल्के बोला, हम सब जाएंगे तो ड्राइवर सावधान हो जाएगा और भीतर मौजूद लोगों को सावधान करने की कोशिश करेगा। भीतर पता नहीं कितने आदमी हैं। उन्होंने हमारा मुकाबला करने की कोशिश की तो भी हमारा नुकसान है। उनमें भगदड़ मच गई तो भी हमारा नुकसान है। हम 4 जने सबको यहाँ रोके नहीं रख सकेंगे। ओह! अशोक कार से निकलकर सड़क पर आगे बढ़ा। वो दत्तानी की कोठी के फाटक पर पहुंचा। काली एम्बेसडर का ड्राइवर कार की ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोले उसमें से टांगे बाहर लटकाए बैठा बीड़ी फूंक रहा था। अशोक ने लोहे के बंद फाटक को तनिक ठकठकाकर ड्राइवर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बोला, यह दत्तानी साहब की कोठी है? हाँ, ड्राइवर बोला। वो घर पर है? नहीं। तुम इधर आओ। क्यों? सुना नहीं? अशोक कर्कश स्वर में बोला। ड्राइवर हड़बड़ाया। उस घड़ी अशोक के कोई पुलिसिया होने का तो उसे ख्याल तक ना आया। अलबत्ता उसे ये ज़रूर सूझा कि उस पर यूं रौब जमाने की कोशिश करता शख्स कोई कंपनी से आया आदमी हो सकता था। वो बीड़ी फेंक कर फाटक की तरफ बढ़ा। अशोक ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और रिवॉल्वर वाला हाथ पीठ पीछे कर लिया। वो फाटक के पास पहुंचा तो अशोक ने रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी। ड्राइवर के नेत्र फैले। खबरदार! अशोक दबे स्वर में गुर्राया, आवाज़ न निकले। ड्राइवर बौखलाया। फाटक खोल। ड्राइवर ने फाटक का कुंडा भीतर से खोला। फिर खुलते फाटक में से हाथ बढ़ाकर अशोक ने उसका गिरेबान थामा और उसे बाहर घसीट लिया। भीतर कितने आदमी हैं? अशोक शाम की तरफ फुफकारा। 4। ड्राइवर हकलाया। बुढ़ो को मिला के। बुढ़ो कौन? मालूम नहीं। वो तुम लोगों का साथी नहीं? नहीं। तो कौन है? वो तो कैदी है। यानी कि तुम्हारे जोड़ीदार भीतर 3 हैं? हाँ। हथियारबंद कितने हैं? 3। तभी पुलिस की कार फाटक से थोड़ा परे आकर रुकी। अशोक ड्राइवर को कवर किए किए कार तक पहुंचा। उसके निर्देश पर एक पुलिसिया ने ड्राइवर की तलाशी ली। वो भी हथियारबंद निकला। भीतर 3 आदमी हैं। अशोक बोला, हम उन्हें काबू में कर सकते हैं। क्यों ना हम? फाल्के धीरे से बोला। फ्लाइंग स्क्वाड के वहां पहुंचने तक का इंतजार करें। फाल्के! अशोक के स्वर में तिरस्कार का पुट था। अगर हम 2 पुलिस इंस्पेक्टर 3 मवालियों पर काबू नहीं पा सकते तो लानत है हमारे पुलिस इंस्पेक्टर होने पर। मैंने कब कहा कि हम नहीं काबू पा सकते? फाल्के हड़बड़ाया। चलो। हाँ चलो। इसका क्या करें? फाल्के ड्राइवर की ओर संकेत करता हुआ बोला, ये हमारे साथ जाएगा और हमारे लिए दरवाज़ा खुलवाएगा। गुड। हाथों में रिवॉल्वर थामे ड्राइवर को आगे धकेलते हुए वे चुपचाप कोठी के कंपाउंड में दाखिल हुए। तो दोस्तों, ये था किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 8। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।